अरे राम राम। अरे राम राम। सब ठीक हो? मैं टीवी में तो नहीं आ रहा हूँगा भाई? वो उधर का टीवी चला दो नहीं यार, बीच में पिलर आ रहा है। सब टीवी चला दो। हाँ चलो ठीक है। अब सुनो काम की बातें। पढ़ने का मन है क्या? सबका पढ़ने का मन है तो पढ़ाई शुरू कर लें बिना किसी विलंब के। चलो ठीक है, सुनो काम की बातें। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? अब अगर हम रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग का किसी भी प्रकार का कोई लेवल नहीं होता। लेवल इसलिए नहीं होता क्योंकि अपन इसको बोलते हैं तार्किक क्षमता। क्या बोलते हैं? तार्किक क्षमता का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और याद रखना मेंटल एबिलिटी का मतलब यूं है कि जितना आप मन में सोचोगे उतना ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो होता नहीं है कि 6वीं क्लास तक ये आता है, 10वीं में ये आता है, 12वीं में ये आता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। और पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े तो बाद में ये काम आपके लिए भी है, मतलब आपका ब्राइट फ्यूचर है इधर, ये ध्यान रखना है। क्या हुआ जेठा ब्रो? ये हमारे जेठालाल जी हैं। अब तो ये नहीं जानते तभी परिचय करवा रहा हूं। अगर ये जान रहे होते तो मैं क्यों परिचय करवाता जेठालाल जी का? हाँ वही तो कह रहा हूं ना, ये जेठालाल जी हैं और कोई और भी दिखेंगे मुझे जिनका नामकरण मेरा ही किया हुआ है, तो पता लग जाएगा। हाँ तो सुनो, जितना आप मन ही मन में सोचोगे अपनी रीजनिंग उतनी ही अच्छी रहेगी। अब जैसे कई बार यूं होता है ना कि चलो ठीक है, आपको पता है शिक्षक भर्ती में एक रीट नाम से आपने सुना होगा कभी? तो रीट में आता है एक क्लास 1 से लेकर 5 तक, बाद में क्लास 6 से लेकर के 8 तक। सेकंड ग्रेड वाले जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फिर एमएससी प्रवेश फाइनल, ऐसे क्लास के रूप में डिवाइडेशन होता है। ये सेकंड ग्रेड वाले लोग बोलते हैं कि अपने सिलेबस में 9th तो 10th के इतने क्वेश्चन आएंगे, 11th 12th के इतने क्वेश्चन आएंगे। ये सब सिस्टम अपने रीजनिंग में नहीं होता है। और रीजनिंग जो होता है ना, वो कंपटीशन में हम लोग आते हैं ना, तो कंपटीशन में आते हैं तब पहली बार पढ़ाई होती है। उससे पहले कभी कंपटीशन से पहले रीजनिंग किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती है। तो सीधी सी बात है कि जो पहला कंपटीशन देने जा रहे हैं उनके लिए तो रीजनिंग पहली बार चल रही है। जो पहले से कंपटीशन दे चुके हैं उन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी होगी, इसके अलावा और कोई चीजें है नहीं। अब बात यह है कि यह रीजनिंग हार्ड है कि इजी है? क्या हुआ? एक बार वहां से स्विच बंद कर दो। हाँ ये भी कर दो, थैंक यू। कैसा दिख रहा हूं मैं? अब खुश? तो सुनो, अब हमारे इस रीजनिंग में जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है, सबसे बड़ा टॉपिक वो आता है वर्णमाला का। किसका आता है? वर्णमाला का आता है। अब एक चीज और याद रखना कि ये स्लॉट जो अपना है 3 बजे से 5 बजे वाला, ये अब कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक रीजनिंग खत्म नहीं हो जाती। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद ब्रेक, कुछ दिनों बाद मैथ्स चालू हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक बार जितना भी अपना सिलेबस है, अब वन टाइम में आपका सिलेबस हो जाएगा। ये क्लास कभी 3 घंटे की भी हो सकती है, कभी 2 घंटे की भी हो सकती है, कभी ये क्लास 4 घंटे की भी हो सकती है, कभी 1 घंटे की भी हो सकती है। लेकिन हाँ, रीजनिंग खत्म होने से पहले दूसरा सब्जेक्ट चालू नहीं होगा, कोई नया सब्जेक्ट चालू नहीं होगा।
हमारा टारगेट रीजनिंग कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद में और भी क्लासेस चलती रहेगी, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग दोबारा भी पढ़ लेंगे, कि दोबारा रिवीजन करना चाहेगा कर लेगा। आप ये मान करके चलिए कि अब जैसे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले एक टॉपिक पढ़ लिया है, कईयों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, कईयों ने 3 पढ़ लिए हैं, कई ऐसे हैं जो दोबारा पढ़ने आ गए, कई तीसरी बार पढ़ने आ गए, है ना। तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट टॉपिक मान के चलना, ठीक है ना। हालांकि पढ़ लिया कईयों ने, एक दो पढ़ लिए, जो पढ़ लिए वो सबसे लास्ट में मैं दोबारा ले लूंगा, जिनसे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। आप सभी लोग अपने टॉपिक का नाम लिख लीजिए, और टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। टॉपिक का नाम लिख लीजिए वर्णमाला, केवल वर्णमाला। ओनली वर्णमाला। ओनली मत लिखना, वर्णमाला नहीं। कई लोग लिखेंगे ओनली वर्णमाला, फिर कोष्ठक में लिखेंगे केवल वर्णमाला, वो वाला नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? वर्णमाला। और आप में से इंग्लिश मीडियम के कौन है, एक बार ये भी बता दो, जो घर पे भी अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप भी यहीं बैठे हो क्या? ठीक है, धन्यवाद। आपका भी इंग्लिश मीडियम है क्या? हल्का फुल्का नहीं, इसमें मेरे को डर इस चीज, सुनो, मेरे को डर इस चीज का है कि इसमें हिंदी है ही नहीं। हिंदी में एक ही नाम लिखा, पूरी अंग्रेजी है। हाँ, वर्णमाला में एबीसीडी पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सुनो, हाँ, वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स। अब मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से है, और सभी में भी सबसे पहले उन लोगों से है जिनका मीडियम इंग्लिश है, कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। ऑप्शन भी दूंगा। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? ऑप्शन है मेरा, बात नहीं करनी। अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है ENGLISH, ये 7, मैं ये नहीं पूछ रहा। हालांकि रीजनिंग में ये चलेगा, ये रीजनिंग में आम बात है, ऐसे आपके क्वेश्चन करने भी पड़ेंगे रीजनिंग में। पर मेरा पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन 21, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 1। आप जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग हाथ खड़ा करें जो ये मानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। जो भी लोग इसका आंसर सी मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। आपको उधर भी सी में उतना ही दिखेगा जितना इधर दिखेगा। हाँ, मतलब सी में कोई नहीं है, ठीक है। बी वाले कौन कौन है? बी, एक जेठालाल के अलावा कोई नहीं है। हाथ खड़े करो दोबारा, पता तो लगे जेठालाल कौन है। हाँ, बी वाले कोई है? आप हो ना, दोबारा हाथ खड़े करो। हाँ, डी वाले कौन कौन है? हे प्रभु। और ए वाले कौन कौन है? नहीं, पांचवा ऑप्शन यहां नहीं है, ठीक है। एक ही तो है, कौन सा? हाँ, अल्फाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। क्या नाम होता है? अल्फाबेट का मतलब क्या रहेगा? तो अल्फाबेट का मतलब रहेगा वर्णमाला। और वर्णमाला को अपन ये बोलते हैं, जैसे आप लोग कभी हिंदी पढ़ने का मौका मिले तो वहां पढ़ना होगा वर्ण से बनी हुई माला। तो जो तुम 26 बता रहे हो ना, वो 26 तो वर्ण है, वर्णमाला नहीं है। वो क्या है? वर्ण है।
लेटर्स है। और जिसको आप 21 बता रहे हो ना, वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और जिसको 5 बता रहे हो ना, वोवल्स है, स्वर है, ठीक है ना। और जिसको 1 बता रहे हो ना, वो वर्णमाला है। तो पहला तो यही हो गया कि इंग्लिश में वर्णमाला होती कितनी है, 1 वर्णमाला होती है, ठीक है। इंग्लिश, ए भाई उभाषा नहीं लेगा, हाँ, उभाषा नहीं, हाँ। इंग्लिश में वर्णमाला कितनी होती है, 1। और वो वर्णमाला शुरू कहां से होती है, कहां से होती है, कहां तक चलती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, A to Z। कहां तक बोलेंगे, A to Z। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं कहां से लेकर कहां तक, A to Z। शुरुआत कहां से करेंगे, A फॉर, B फॉर बड़ा एप्पल। कई लोग पहले से सीखे सिखाए हैं ना, हाँ। तो आप लोगों का बायां किधर है, बायां, ये बायां है आपका बायां, और दायां, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जो कंफ्यूज हैं कि बायां और दायां। हम तो कंफ्यूज हैं, है कोई कंफ्यूज, अरे कोई कंफ्यूज नहीं है ना। अगर कंफ्यूज में तो एक बार ऐसे करें सब। इसमें 2 अल्फाबेट के अक्षर बन रहे हैं, कौन कौन से, बी और डी। बी का मतलब और डी का मतलब। तो हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट शुरू होती है ना, वो कहां से शुरू होती है, बीच में एक हल्का सा ब्रेक आता है, कहां पर, एम और एन, ये सबसे बीच वाले अक्षर होते हैं। और कहां तक चलता है, जेड तक चलता है। किसी को कोर्स की जल्दीबाजी तो नहीं है ना, सही सही चलने दे, ठीक है। इसको बोलते हैं दायां। क्या बोलते हैं, दायां का मतलब कौन सी साइड हो गई, कौन सी साइड हो गई। और इसको क्या बोलते हैं, बायां। क्या बोलेंगे इसको, बायां बोलते हैं। और बायां का मतलब कौन सी साइड, लेफ्ट साइड होता है। तो इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है वो कहां से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, ए से। कहां से शुरू होती है, कहां तक चलती है। और साइड कौन सी शुरू होती है और कहां से। मतलब आपके कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें लिखा आएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए, तो आप हमेशा याद रखना इस बात का कि जहां पर ऐसा आ जाए ना कि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दायां लिखा जाए, तो बायां से दायां लिखने का मतलब है A to Z। बाएं से दाएं का मतलब क्या होगा, A to Z। और अगर इसको उल्टा लिख दिया जाए, उल्टा का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को दायां से बायां लिख दिया जाए, तो उस समय आपको काउंट में करना है कहां से, जेड से लेकर के ए तक। कोई दिक्कत। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि बायां से दायां कौन सा होता है, ए टू जेड। और दायां से बायां का क्या होता है, कोई दिक्कत, कर सकते हो। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक एग्जाम आ रही है, कौन सी, पटवार के एग्जाम में रीजनिंग में वर्णमाला का जो टॉपिक है, उस वर्णमाला के टॉपिक में आज तक जो क्वेश्चन आए हैं वो हर बार 6 से ज्यादा हैं, 7 8 9 7 8 9। और इस टॉपिक को, वर्णमाला के टॉपिक को पढ़ने में हमें लगेगा लगभग कितने घंटे का टाइम, मैक्सिमम टाइम बताया मैंने, जिसके अंदर 5 टॉपिक कवर होंगे। वर्णमाला परीक्षण कवर होगा, कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेत भाषा कवर होगा, एनालॉजी यानी सादृश्यता होगा, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होगा, और सीरीज होगा। ये सब टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। और एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। और आर्ट एंड कल्चर पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में लगेंगे 70 से 80 घंटे, और उसमें क्वेश्चन आएंगे 6। मतलब आर्ट एंड कल्चर का एक सब्जेक्ट और हमारा एक टॉपिक बराबर है। और
आप ये समझ के चलना कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती है और इसके क्वेश्चन नहीं आते। सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट यही है। अब आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको अल्फाबेट पूरी आती है, जिसको पूरी अल्फाबेट आती है। ऑब्वियसली पूरी आती होगी, करो हाथ खड़े। बेटा देख मेरी बात सुन, तूने हाथ रख रखा नहीं कि खड़ा कर रखा, ऊपर कर, एकदम हुद्दो। तो आप लोगों का कहना है कि आपको एबीसीडी आती है, ठीक है। तो आप ये मानते हैं कि आपको एबीसीडी आती है, मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपको एबीसीडी आती है। अब जिसको नहीं आती है वो भी हाथ खड़ा करे। सबको आती है। आपको इस अल्फाबेट में क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको अल्फाबेट बोलना आना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा तो आपने सोचा होगा ये तो आता है, इसमें कोई पूछने की बात है क्या? तो बोलने के बाद में आपको लिखना भी आना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लिखे हैं तभी तो बोलते हैं, बोलते हैं तभी तो लिखते हैं। ठीक है, आपको वर्णमाला का क्रम पूरा याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12 नंबर पर कौन सा अक्षर है, 15 पर कौन सा है, 18 पर कौन सा है, 23 पर कौन सा है। जैसे 23 के ऊपर डब्ल्यू आता है, 18 पर आर आता है, 19 पर एस आता है, 8 पर एच आता है, 7 पर जी आता है और के आता है 11 नंबर पर। यह आपको याद होना चाहिए। और क्रम, इसके बाद में आपको विपरीत क्रम याद होना चाहिए। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है? जब आप जेड वाली साइड से पढ़ना स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले जेड आता है, फिर वाई आता है, फिर एक्स आता है, फिर डब्ल्यू आता है, ठीक है ना। ऐसे उल्टा उल्टा 8 नंबर पर एस आता है, 9 नंबर पर क्यू आता है, ऐसे उल्टा पढ़ना आपको आना चाहिए, उसका क्रम आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको विपरीत अक्षर याद होना चाहिए। विपरीत अक्षर याद कैसे होगा तो वो भी सुनो। विपरीत अक्षर का मतलब है जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, है ना। ऐसे करके एम का एन हो जाता है, टी का जी होता है, क्यू का जे होता है, एस का एच होता है, टी का जी होता है ना। ये अगर ये पांचों चीजें आती हैं तो आप ये बोल सकते हो कि हमें अल्फाबेट पूरी आती है। बताना किस किस को आती है? वो लोग हाथ खड़ा करें जिसको एबीसीडी आती है। ये वाला, ये ठीक है। अगर आप इसको लिख के करने के मूड में हैं तो एक छोटी सी जानकारी बता दूं। आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे ना, उसमें लाखों लोग बैठेंगे। वो लोग तुमसे हमेशा आगे रहेंगे जिनको मुख पे याद है, और आप लोग हमेशा उनसे 2, 4, 5 नंबर पीछे ही रहोगे, जो अभी भी लिख के और बाद में सॉल्यूशन करने में विश्वास करते हैं। यह वास्तविक चीज है। किसी भी एग्जाम में अगर 10 लाख लोग भी बैठ रहे हैं ना, और भर्ती केवल 5,000 की है, तो आप क्या ये समझते हैं कि इस राजस्थान में जो 10 लाख लोग बैठेंगे सबके सभी लिख के ही करेंगे? अगर सब लोग लिख के नहीं करेंगे, जिनको पहले से याद है, तो समझ जाना कि वो लोग तुमसे बहुत आगे हैं। और लाखों की भर्तियां नहीं है, भर्ती 5 से 7, 8 हजार की आती है। पिछली बार वनपाल की भर्ती आई थी 2208 पदों पे, और 22 लाख लोग ने फॉर्म भरा था। कितने लोगों ने? हम कंपटीशन के मामले में सबसे कम कंपटीशन मानते हैं बीएसटीसी को, जिसमें 7 लाख फॉर्म आए थे पिछली बार, और पद कितने थे? 22,000। 7 लाख लोगों में से 22,000 को कॉलेज मिली है। और थर्ड ग्रेड भर्ती में भी 7 लाख में से 21,000 को कॉलेज मिली है। टीचर भर्ती 7 लाख में से 21,000, और टीचर के लिए केवल क्वालिफाई करना 7 लाख में से 22,000। कौन सा कंपटीशन इजी है बताओ? तो अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि हम लोग लिख के करेंगे, देखो ये जो रीजनिंग नाम का जो सब्जेक्ट अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो ये रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट केवल आपका स्कोर बढ़ाने के लिए ही आता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जैसे बीएसटीसी की तैयारी करने आते हैं, पहली बार पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बीएसटीसी वाला 12वीं पास करते जाता है, पहली बार पढ़ रहे हैं।
आरएस वाला हो सकता है पटवार में, सीईटी में, कांस्टेबल में, सब में पढ़ पढ़ के आगे पहुंचाओ। वो पहली बार आता है फिर भी वो 50% पूरे कर देता है। उसको ये पता है कि बस पढ़ना है, इसका मतलब पढ़ना ही है। हम लोग 2-4 एग्जाम दे लेते हैं, बाद में अपना एक आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसमें इसके क्वेश्चन कम आते हैं तो ये छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। और जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना कि इस एक सब्जेक्ट को छोड़ दो, तो उसके बाद में सिलेक्शन तो दूर दूर तक नहीं है। इसलिए जो तुम सोच रहे हो ना कि हम लोग लिख के कर लेंगे, तो उस जगह बहुत से लोग आपसे आगे हो गए। इसलिए लिख के करने पे विश्वास करना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? अरे बोलो ना, तुम लोग इतने सीरियस बैठे रहते हो। अरे मैं सीरियस नहीं हूं, नहीं मैं सीरियस नहीं हूं, पर मैं यूं सोचा आज की कईयों की पहली क्लास है तो सोचा आज पढ़ा दूं। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई यहां तक? एक काम करो, ये लिखो ना, ये थोड़ा सा इसमें काम की बातें हैं। ये काम की बातें लिख दो, थोड़ा सा लिखो। जिसके लिखा हुआ है उसको लग रहा है कि दोबारा लिखना है क्या, तो पुराने वाला पेज फाड़ दो, फिर लगेगा लिखना ही पड़ेगा। सेम टू सेम ही है ना, और फिर भी दोबारा पढ़ने को आ गया। हाँ, तो दोबारा कॉपी पढ़ ले बेटा, लिखो दोबारा। जो नहीं लिखेगा उसको विद्या माता की सौगंध है। अब तुम्हारी इच्छा, तुम लिखना चाहो तो कोई बात नहीं बेटा। पड़ोसी कब काम आएंगे, पेज फाड़ लो कॉपी के 2-4। उनको एक बार बाहर जाके बोल दे, आराम से रख दे। इस दीवार के उधर बिना पढ़े लोग हैं, इधर पढ़े लिखे लोग हैं, इसे बोल दे जाके, भाई बोल दो आराम से रखे। अगर आप लोगों को भी बाद में ऐसा काम करना पड़े ना, तो तुम ऐसे ऊपर से मत डालना ईंटें, आराम से रखना। तुम चाहो तो प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हो। हमारे जेठालाल के पास प्लान बी है, वो अभी से तैयार है कि अगर हम इधर सेट नहीं हुए तो ये तो करना ही है, कमाना तो है ही। हाँ मनीषा, तेरा नाम मनीषा ही है ना, या तूने फिर से बदल लिया? वो पहले वाला ही है, बदल लिया? मैं नाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अरे भाई, नाम की बात कर रहा हूं। मैं जब भी इसे पूछता हूं तेरा नाम क्या, सिर्फ वो पहले वाला ही अभी तक। ये लिख दिया क्या? ठीक है, सुनो। जिस तरफ आप लोगों का बायां हाथ होता है, उसी तरफ अपनी अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा हाथ होता है? बायां। और आपका दायां है, उसी तरफ हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का दायां भाग होता है। जिस तरफ हमारा बायां, उसी तरफ अंग्रेजी वर्णमाला का बायां, और जिस तरफ हमारा दायां, उसी तरफ अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? दायां। और ये अल्फाबेट हमारी जो शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? ए से। और ए से शुरू होकर के कहां तक चलती है ये? ना, एम तक। और एन से शुरू होकर के कहां तक चलती है? हमारे जो 26 अक्षर होते हैं ना, जिनको तुम अभी अल्फाबेट बोल रहे थे, इन 26 अक्षरों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? कौन कौन से? नहीं, इसको हम लोग करते हैं फर्स्ट स्टेप, यानी प्रथम अर्धांश। क्या लिखते हैं? फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम अर्धांश, और सेकंड स्टेप यानी द्वितीय अर्धांश। ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप होता है, यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश होता है। पहला अर्धांश कहां से लेकर कहां तक चलता है? ए से लेकर कहां तक? कितने अक्षर होते हैं? और दूसरे अर्धांश
एन से लेकर जेड तक, इसमें भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, बोलो ए कौन सी साइड होता है? ए लेफ्ट साइड होता है। कौन सी साइड होता है? और एम कौन सी साइड? राइट साइड। इधर से एन कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। और जेड कौन सी साइड? राइट साइड। तो अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा? पहले कौन सा, बाद में कौन सा? प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर और द्वितीय में कितने? टोटल कितने हो गए? इसके अलावा हम इसको 2 भागों में और बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्वर का। किसका होता है? और दूसरा किसका? यानी कॉन्सोनेंट और वोवल्स। स्वर कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट? स्वर कितने? कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और बच गए वो पूरे के पूरे क्या हो गए? कोई दिक्कत किसी को? लिखो। अब तुम ये मत सोचना कि सब हमें आता है। जिसको जिस कोने में जहां बैठना है वहां बैठ सकता है। हर जगह देखने की व्यवस्थाएं हैं। आप लोग डेली इतने शांति से क्लास में बैठते हैं कि आज ही बैठे हैं? जब पहला दिन चल रहा है ना आपका? हाँ है। मेरे को अच्छी तरह से जानने का मतलब, मैं मेरे जितना सीधा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतना सिंसियर, इतना सीधा। अच्छा, मेरे से डर रहे हैं क्या ये लोग? यार ये तो गलत बात है। वैसे अजीब अजीब पहली बार सुन रहा हूं कि लोग मेरे से डर रहे हैं। ये लिख दिया क्या? आगे बढ़े। ठीक है, अरे लिख दिया ना। बोलो सबसे पहले कौन आता है? ए कितने नंबर पर है? ए का अपोजिट कौन? कितने नंबर पर? ए कितने नंबर पर? जेड कितने पर? जब तक याद नहीं होगा तब तक बोलते रहेंगे। पर एक चीज और बताता हूं मैं, जब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर कौन है, तब तो तुम लिखा हुआ देख के भी बता दोगे। लेकिन जिस टाइम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आएगा ना, तब लिखा हुआ भी कुछ काम नहीं आएगा। सामने लिखा पड़ा है फिर भी नहीं कर सकते। तब भी कर सकते हो जब आपके माइंड में हर चीजें चल रही हो। समझ गए ना? इसे लिखे हुए पे भरोसा नहीं, आपको याद होना चाहिए। बोलो ए का अपोजिट कौन होगा? और बी का अपोजिट है वाई। यहां पर 2 नंबर पर कौन आता है? 2 पर कौन आएगा भाई? 2 नंबर पर कौन? बी का अपोजिट कौन? वाई कितने नंबर पर? 3 नंबर पर कौन? और 3 का अपोजिट कौन? कितने नंबर पर? 4 नंबर पर कौन? डी का अपोजिट कौन? डब्ल्यू कितने नंबर पर? 5 नंबर पर कौन? 5 का अपोजिट कौन? वी कितने नंबर पर?
कितने अक्षर हो गए टोटल? कितने? अब सोचो, मैंने केवल उसको यह कहा था कि बी 2 नंबर पर आता है, वो इतना समझ गया। इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। अरे भाई अपने टॉपिक आएगा आगे कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही बताऊंगा। तुम्हें याद होगा, या तुमने भी कभी ना कभी किसी को 143 लिख के मैसेज किए होंगे, किए ना? देखो कईयों के चेहरे हाव भाव ही बदल गए। अरे भाई मिलने का मतलब मैं समझा नहीं। अरे भाई कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें डाल दे। हैं? तो जो तुम बचपन में 143 खेला करते थे ना, वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, और उसको मैं क्वेश्चन में लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना? कितने अक्षर हो गए? एक का अपोजिट। मैं एक बार चाय पी लूं, बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? आराम से पी रहा हूं। देखिए इतने इतने से गिलास लाते हैं। एक्चुअल में होता है क्या, मैं बताऊं? एक गिलास से तो यह पता लगता है कि चाय कैसी बनी, फिर वो चाय पीने का मजा तो दूसरे में है। क्या? कौन सा बोला? बेटा देख, अभी तो कोचिंग वाले 10,000 रुपए महीने के दे रहे हैं, तो कटोरा लेने की जरूरत है नहीं, बाद में देख लेंगे। अरे तो मैं भी चाय के लिए बोल रहा हूं भाई। भाई जब तक कोचिंग वाले पैसे दे रहे हैं तब तो गिलास कोचिंग वालों की तरफ से आ रहे हैं ना। जब कोचिंग वाले पैसे देना बंद करेंगे, हम घर पे रुकेंगे, तब कटोरे में पी लेंगे। हाँ क्या हो गया? बोलो 6 नंबर पर कौन आएगा? ऐप का अपोजिट है कौन होगा? कितने नंबर पर? 7 नंबर पर कौन? जी का अपोजिट है, बोलो कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर कौन? एच का अपोजिट है, कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। आई का अपोजिट है, कितने पर? 10 नंबर पर। जे का अपोजिट है, कितने पर है? 11 नंबर पर है। के का अपोजिट है, कितने पर है? 12 नंबर में। एल का अपोजिट है, कितने पर है? 13 नंबर पर है। एम का अपोजिट है, कितने पर है? ये ऊपर वाली लाइन है, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे? और नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर हैं? और द्वितीय में? टोटल जोड़े कितने बने? 13। अरे एक का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। अब सुनो, इस बोर्ड पे जो बातें लिखी है सब अगर आपको याद है तो आने वाले क्वेश्चन आप कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना आपको। हमारे सामने जो टॉपिक रहेंगे ना, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से रहेंगे। ये जो वर्णमाला का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसके पीछे का एक कारण है कि वर्णमाला का टॉपिक जिस दिन खत्म हो जाएगा, मैं बोल दूं कि आज वर्णमाला खत्म है, नया टॉपिक चालू करेंगे, उस दिन यह समझ लेना कि अपनी लगभग 25% रीजनिंग खत्म हो जाएगी। सबसे पहले जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला टॉपिक है? वर्णमाला। और कई जगह लिखा आता है वर्णमाला परीक्षण, अदरवाइज तो ये वर्णमाला ही होता है। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है संकेत भाषा, जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा जो होता है ना, वो इंग्लिश से अल्फाबेट से संबंधित होता है सादृश्यता, जिसको एनालॉजी बोलते हैं। चौथा जो होता है ना, वो होता है क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं। और पांचवा जो होता है ना, वो श्रृंखला होता है, जिसको सीरीज बोलते हैं। अब ये श्रृंखला, अब देखो
इन दोनों के अंदर तो केवल और केवल अल्फाबेट का रोल है। इनके अंदर अल्फाबेट का भी रोल है और मैथमेटिक्स का भी रोल है। इसलिए किसी के सिलेबस में ऐसा आ जाए ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय रीजनिंग या तार्किक संक्रिया, ऐसा कुछ भी नाम आ जाए तो उनके ये 3 टॉपिक ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। ये 5 टॉपिक कवर होने का मतलब है 25% रीजनिंग कंप्लीट हो जाना। तुम जितने लोग यहां बैठे हो सबके सिलेबस में है ये ध्यान रखना है। अब सुनो, अगर किसी के सिलेबस में केवल वर्णमाला लिखा हुआ है तो भी समझ लेना कि ये पूरे हैं, क्योंकि वर्णमाला ही है इन सब टॉपिक के अंदर। हां, अगर ओनली वर्णमाला लिखा है तो फिर इस वाले टॉपिक में मैथ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से मैथ वाले नहीं आएंगे, इसमें से मैथ वाले नहीं आएंगे। पर आप ये समझ लेना कि इनमें से एक भी टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो फिर तुम्हें ये पूरा ही पढ़ना है। ये पूरा ग्रुप आता है टॉपिक्स का। तो ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 टॉपिक का जो बेस बनेगा वो यहां से बनेगा, ठीक है ना। तो सुनो, अपन शुरू कहां से करेंगे? अरे कहां से शुरू करोगे? आप इसको याद रखने का एक तरीका रख सकते हो। जैसे जो ए आपने लिखा है ना, ये तो वैसे सबको याद हो ही गया होगा। हम ऐसे बोलते रहते हैं ना कि भाई पूरा पढ़ना है, A to Z पढ़ना है। तो ए का अपोजिट कौन होगा? A to Z से याद रखेंगे। ए का अपोजिट कौन होगा और Z का अपोजिट कौन होगा? ए कितने नंबर पर आता है, Z कितने पर, उल्टा ए कितने नंबर पर, 26, और Z कितने नंबर पर। ये सब बातें याद रखनी है। फिर से पूछ रहा हूं, 4 बातें पूछूंगा, चारों याद रखोगे। ए का अपोजिट कौन, Z का अपोजिट कौन, ए कितने नंबर पर, Z कितने पर, उल्टा ए कितने नंबर पर और उल्टा Z कितने नंबर पर। इनके बारे में इतनी बातें याद होनी चाहिए। अगर इतनी बातें याद है तो हमारे अगले 5 टॉपिक बहुत अच्छे जाएंगे। बी का अपोजिट कौन होता है? आपको पता है क्या? आप लोग ने ऐसे किया था क्या? कभी किया था क्या? है जी? कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, ठीक है। और सी का अपोजिट कौन होगा? सी का अपोजिट, सी का अपोजिट, सी का अपोजिट, सी का अपोजिट। इसको कैसे याद रखोगे? सी का अपोजिट एक्स ही होता है। वाह, नाइस। सी की एक्स, सी की एक्स नहीं, सी का अपोजिट एक्स। तुम ऐसे बोलोगे फिर तो उल्टा भी बोलोगे, सी की एक्स, एक्स की सी, सी की एक्स, एक्स की सी। ऐसे याद कैसे करोगे तुम लोग? हो गया क्या? पता ही नहीं लगा कब हुआ। हाँ जी, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, और वैसे जेठा ब्रो की पड़ोसन मनीषा, इन्होंने सही बताया है। और डी का अपोजिट क्या होता है? डी का अपोजिट कौन? डब्ल्यू। इसको किसे याद रखोगे? अरे ये तो बहुत पुराना एक ट्रिक चलता रहा इसका। तो इसको किसे याद रखोगे? दूध वाला। और क्या याद रखोगे, है ना? ठीक है। कौन? डी का अपोजिट कौन? अरे डी का अपोजिट दूध वाला नहीं, डी का अपोजिट डब्ल्यू। डी का अपोजिट कौन? और डब्ल्यू का अपोजिट? डी का अपोजिट और डब्ल्यू का अपोजिट। डी कितने नंबर पर? 4 नहीं, 4। थोड़ी सी इज्जत दो बेचारे को, एक गणित है। डी कितने नंबर पर? और डब्ल्यू, उल्टा डब्ल्यू और उल्टा डी। और ये ई का अपोजिट वी, ये कैसे याद रखोगे ना? LOVE,
ऐसे कौन सी बोली? ओ ए क्या धमका रही है छोरी को? तो इसने कब कहा कि तूने बोला? बोलो वी का अपोजिट कौन है? अरे वी का अपोजिट कौन है? तो एल का अपोजिट कौन है? चेक कर लो उधर। ओ है ना? तो बार बार पे यू 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 क्या है? एल का अपोजिट क्या हो गया? अरे एल का अपोजिट है क्या? एल का अपोजिट है? मजा नहीं आया। एल का अपोजिट है? बढ़िया। एफ का अपोजिट कौन होगा? एफ यू। ये फूफा नाम से याद रख सकते हो। एफ का अपोजिट क्या होता है? अरे यू। एफ का अपोजिट कौन होगा? पर अगर तुम्हें ये याद नहीं रहा नंबर और अपोजिट, तो ये समझ लेना कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी के अंदर लगभग आधे प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम रहेगी। बेसिक में नहीं रहेगी, लेकिन जब पुराने पेपर के क्वेश्चन और लेवल चलेगा तब रहेगी प्रॉब्लम। जी का अपोजिट कौन होता है? इसको तो याद रख लो, जीटी रोड। किसने बनवाई थी जीटी रोड? जीटी रोड बनवाई किसने थी? तो सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? अच्छा जीटी रोड, सुनो सुनो सुनो, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई। कहां से कहां तक गई? इंडिया में ही है ना? कहां पे? किसी को ही नहीं पता। NH1 प्लस NH2 इक्वल टू जीटी रोड। आगे आप देख लो, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता। जो इंडिया से बाहर है, कुछ बांग्लादेश में भी है और कुछ पाकिस्तान में भी है। हाँ जी, हाँ, लेकिन उसको आगे बढ़ा के बांग्लादेश भी है शायद। सुनो, एच का अपोजिट कौन होगा? इसको किससे याद रखोगे रे? हनी सिंह। ये कौन है? कौन है ये? अरे हनी सिंह कौन है? नहीं, वैज्ञानिक, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हनी सिंह। आज तक एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं जिसने यह बताया हो कि पानी का कलर कैसा होता है। इसी इंसान ने बताया था कि ब्लू है। सर्च कर लो यूट्यूब पे, पता लग जाएगा। आई का अपोजिट कौन होगा? इसको किससे याद रखोगे? इंडियन रेलवे से। और जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। किससे याद रखोगे? ना, जयपुर। हमारे नजदीक में जयपुर पड़ता है। के का अपोजिट कौन होता है? कैसे याद रखोगे? अरे कपिल शर्मा ने आया क्या? केपी शर्मा। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी। कौन सी मूवी थी? किस किस से प्यार करूं। ईमानदारी से बताओ, वो मूवी अभी तक किसने नहीं देखी? तुमने वो मूवी नहीं देखी? देखना। ऐसे भी है कोई जिन्होंने 2 से भी ज्यादा बार देख ली। ठीक है, अगर आप वो मूवी देखते हैं तो आपके घर में होने वाले झगड़े 90% कम हो जाएंगे। हाँ जी, होना बंद ही हो जाएंगे। वैसे झगड़े होना ही बंद हो जाएंगे। उसमें जो टीचर्स लोग समायोजन पढ़ते हैं ना, वो समायोजन उसमें पूरा है। और एल का अपोजिट क्या है? वो तो पहले ही हो गया था। और एम का अपोजिट क्या याद रखें? नरेंद्र। क्या याद रखोगे?
नरेंद्र। अपने भारत का मुख्यमंत्री कौन है? अरे तुम बीच में बोल गए, वरना अभी आधों का उत्तर नरेंद्र मोदी आ ही रहा था कि भारत का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। समझ गए? और जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे ना, तो सबसे ज्यादा सर्च यही हो रहा था भजनलाल पर। वो क्या है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले भजनलाल जी कभी सर्चिंग में आए नहीं थे। उससे पहले सर्चिंग में आया था 2021 में रीट का पेपर आउट करने वाला भजनलाल शर्मा, सॉरी भजनलाल बिश्नोई। तो हर कोई सर्च कर रहा कि भजनलाल इन राजस्थान, तो उसमें उसी भजनलाल का फोटो आ रहा जिसने पेपर आउट किया था। क्या लेवल के मीम्स बनेगी, पेपर आउट वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में समझाया कि वो भजनलाल 6 लाख रुपए की चप्पल का आविष्कार करने वाला था, ये भजनलाल दूसरा है। इसमें जो कुछ मैंने लिखा है, अगर ये आपको याद नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, और अगर आपको याद है तो आप अगले टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। लिखना नहीं है, एक बार जो बोर्ड पे लिखा है उसको एक बार मन ही मन में पढ़ लो, फिर मैं ये स्लाइड उठाऊंगा, फिर आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा। आज वो कितना अच्छा लग रहा है, तुम इतने सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हो। जो मैं पहली बार देख रहा हूं, किसी बैच में इतने सिंसियर लोग भी हैं। क्या हुआ जेठा ब्रो? अरे मेरे को तो आप तो जानते हो ना। क्या जानते हो मेरे बारे में? कोई भी 5 लाइनें। वो क्या कह रहे हैं? नहीं, तारीफ तो करनी पड़ेगी। बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं पूछूंगा अभी। आप में से ऐसे कौन कौन है जो आज मेरी क्लास में पहली बार बैठे हैं? इतने लोग हैं जो आज पहली बार बैठे हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेरे बारे में 2 लाइनें बता दूं। मेरी 2 तारीफ कर दूं? ठीक है। मेरा खुद का नाम अनिल चौधरी है और मूल रूप से खाटू श्याम जी सीकर से हूं, और मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। अरे सुन तो लो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मेरी बात तो सुन लो यार, सेकंड लाइन नहीं सुनी तुमने, पूरी लाइन ही सुनो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मेरे जितना सिंसियर, सीधा, बिना गुस्से वाला इंसान इस उदयपुर संभाग में कोई नहीं है। मान लिया? चलो स्टार्ट हो जाओ। 2 मिनट का टाइम। आता है तो बोलते जाना, नहीं आता है तो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है? कोशिश करना 50% अभी याद हो जाए, 50% प्रैक्टिस से क्वेश्चन के साथ याद हो जाए, जब तक वर्णमाला परीक्षण खत्म हो जाता है। क्योंकि वर्णमाला परीक्षण खत्म होने के बाद कोडिंग डिकोडिंग आएगा, और कोडिंग डिकोडिंग में फिर आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है ना? बोलो, ए का अपोजिट, बी का, सी का, डी का, ई का, एम का, रीस्टार्ट, दोबारा स्टार्ट। जब तक पूरा सही नहीं आएगा तब तक ऐसे चलेगा। ए का अपोजिट, किसी की गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। ए का अपोजिट, बी का,
सी का, डी का, ई का, ई का, एफ, जी, एच, जी, आई, जे, सी, डी, एम, टी, एफ, एक्स, डब्ल्यू, जेड, ए, जेड, डी, सी, डब्ल्यू, एम, एक्स। आधे लोग ही बोल रहे हैं। इस लाइन से इधर वाले बोलेंगे। तू चाहे तो बोल सकती है, आप भी चाहो तो बोल सकते हो। ए का अपोजिट, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ, जी, एच, आई, जे, के। थैंक यू। इधर वाले, ए का अपोजिट, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ, जी, एच, आई, जे। देख देख के बोल रहे हैं, तो फिर देख क्या रहा है? दोबारा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ओ, ओ, पी, अरे पी, क्यू। थैंक यू। अब केवल लड़के बोलेंगे, ओनली लड़के। अब ये कंपटीशन है द लेडीज एंड जेंटलमैन के बीच। कोई देख के नहीं बोलेगा, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ओ, पी। यहां आके सब फंस रहे हैं। दोबारा, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। भाई तू भी लड़का है, बोल कहां रहा है? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब नंबर किसका? महिलाओं का। हाँ, आप लड़की हैं, एक महिला है? महिला नहीं है? ठीक है। क्या हुआ जेठा ब्रो? हाँ, उसमें भी आएगा। उसमें मैं आप ही से पूछूंगा कि क्या कोई आपको आंटी बोल सकता है? बोल सकता है, बोल सकता है। आंटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? चाची, बुआ, मौसी, मामी। माताजी के अलावा जितनी भी महिलाएं माताजी की पीढ़ी में होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? आंटी। पिताजी के अलावा जितने भी पुरुष पिताजी की पीढ़ी में होते हैं सब क्या होते हैं? समझ गए? इसीलिए आप एक अननोन इंसान जिसकी उम्र आपसे बड़ी लेकिन आपके पिताजी के लगभग बराबर है, आप उसे अंकल बोल सकते हैं। और महिला है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? लेकिन क्लास का कोई भी बालक किसी भी बालिका को आंटी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनमें किसी की भी उम्र आपकी माताजी की उम्र के बराबर नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, तो अब आप लिखोगे क्या? तो आप लोग, अरे हाँ, महिलाओं का नंबर ही नहीं आया।
देखो, वैसे महिलाओं में असीम शक्तियां होती हैं। अपन को क्लास को क्या पता चलेगा? हरियाणा राजस्थान दोनों को पता है महिलाओं का। आपने देखा नहीं क्या थोड़े दिन पहले? तुम्हें नहीं पता? हे प्रभु, एक महिला की वजह से क्या क्या अत्याचार हुआ। एक महिला हरियाणा की जो राजस्थान रोडवेज के अंदर बैठ गई, राजस्थान रॉयल्स नहीं है, राजस्थान रोडवेज है, तो राजस्थान रोडवेज में बैठ गई, कंडक्टर ने मांगा किराया, महिला से किराया मांगा, महिला बोली नहीं दूंगी, पुलिस वाली हूं, वर्दी दिख नहीं रही क्या? तो कंडक्टर ने कहा कि मैडम तुम्हारी जो वर्दी है उसके ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा पुलिस, और ये बस है इसके ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान रोडवेज, इसलिए किराया तो लगेगा। तो उसने बोला कि ऑन ड्यूटी हूं, नहीं लगेगा। फिर कंडक्टर ने थोड़ा समझाया कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ जो फंड है वो राजस्थान रोडवेज में देती है, और हरियाणा डिपार्टमेंट है वो भी कुछ फंड है वो हरियाणा रोडवेज में देती है, ताकि हरियाणा पुलिस का कोई भी कर्मचारी हरियाणा रोडवेज में ऑन ड्यूटी कहीं भी सफर कर सके, उसको किराया ना देना पड़े। पर मैडम आप हरियाणा में हैं, हमारी रोडवेज भी हरियाणा में है, लेकिन ये रोडवेज राजस्थान रोडवेज है, किराया लगेगा। और किराया कितना था उसका? 50 रुपए। तो उसने बोला नहीं दूंगी, अपना राजस्थान वाला कोई कम थोड़ी था। तो बोला ये किराया देगी तो बस आगे चलेगी, वरना नहीं चलेगी। बस रोक दी साइड में। पास में कई लोग बैठे थे कि कोई बात नहीं कि तुम एक के चक्कर में इसके चक्कर में बस आगे लेके नहीं जा रहे हो, एक काम करिए 50 रुपए ले ले, बस चला। बोला ना, ये जेब से निकाल के देगी तो ही, या तो ये नीचे उतरे या ये अपने जेब से निकाल के दे तो बस आगे चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो बतनातनी हुई, लोगों ने वीडियो भी बनाए, उसके वीडियो भी वायरल हुए। बाद में मैडम ने 50 का नोट निकाल के दे दिया, और जैसे ही नोट दिया बस आगे चल पड़ी। मैडम को ऐसा लगा यार बेइज्जती तो भयंकर हो गई, और वीडियो वायरल हुआ वो अलग। अब इधर से मैडम के ईगो हर्ट हो गया, एक रोडवेज वाला बेइज्जती करके किराया ले लिया, और ये बोला कि या तो नीचे उतर वरना पैसा दे। यार पुलिस में हम लोग, हमारी भी कोई वैल्यू है। तो हरियाणा वालों ने दिमाग लगाया कि राजस्थान बॉर्डर से जो भी बस हरियाणा के अंदर घुस रही है सबके चालान काटो, सबके चालान। 3 दिन के अंदर 87 बस के चालान काट दिए। पहले दिन 30 बस के चालान, दूसरे दिन 30 बस के चालान, और तीसरे दिन 27 बस के चालान काटे। अच्छा 2 दिन हुआ ना, 2 दिन तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, चालान कटते गए। राजस्थान वालों ने कहा मान जाओ ये राजस्थान रोडवेज का और हरियाणा पुलिस का मामला था, ये किराए का मामला था, उसमें तुम द्वेष मत निकालो, हमारी रोडवेज का चालान वालान मत काटो। अखबार में तुमने फोटोज भी देखी होगी, धड़ाधड़ चालान काट रहे। 2 दिन राजस्थान वालों ने देखा, तीसरे दिन राजस्थान वालों ने भी चालू कर दिया कि हमारी बस उधर जा रही है, तुम्हारी भी तो इधर आई रही है ना, करो चालू। हरियाणा पुलिस ने हरियाणा रोडवेज को बता दिया कि हम उनकी बसों के चालान काट रहे हैं, तो संभवतया वो भी हमारी बसों के चालान काटेंगे, इसलिए तुम सभी यातायात नियम का पालन करो। अब अगर तुम यातायात के नियम पढ़ने लगोगे तो आप अगर बाइक लेके जा रहे हैं तो भी आप कोई ना कोई एक यातायात नियम का तो उल्लंघन कर ही रहे हो। अगर आपने जूते नहीं पहन रखे बाइक चलाते टाइम तो भी यातायात का नियम का उल्लंघन है। आपने बाहें ऊपर चढ़ा रखी हैं चलाते टाइम, अभी क्लास में नहीं, चलाते टाइम, तो भी यातायात के नियम का उल्लंघन है। इन्होंने सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे राजस्थान में बस घुसी, बस को रोका, एक नियम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वैसे हरियाणा राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान की बस पर लिखा होता है RSRTC, वहां होता है HSRTC, हरियाणा स्टेट है ना, राजस्थान राज्य, जैसे हरियाणा स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये पूरा लिखा होता है। अगर किसी बस का C हल्का सा मिटा हुआ है तो चालान, आपने सही नहीं लिखा। ड्राइवर ने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है लेकिन बेल्ट नहीं लगा रखा, चालान। ड्राइवर बस चलाते समय गुटखा खा रहा है, तानसेन खा रहा है, चालान। कंडक्टर बेचारा फाटक बंद करके अंदर बैठा है और मोबाइल चला रहा है, ड्राइवर नहीं कंडक्टर, तो भी चालान।
और जैसे ही इन्होंने 3 दिन के अंदर 87 चालान काटे, अपने वालों ने एक दिन में 90 चालान प्लस 13 बसों को सीज किया। एक दिन में 90 चालान प्लस 13 बसों को सीज किया और बाद में बोला कि कोई बात नहीं, हमारे बसों की कमी नहीं है, हमारे राजस्थान जो सरकार है उसने अभी अभी 150 बसें नहीं चलाई है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारी बस वापस छुड़वानी है तो आ जाना और कोर्ट में चालान जमा करा करके बस ले जाना। तब जाकर के वो प्रक्रिया रुकी। पर ये इतना पूरा कुछ हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? तो जब भी आने वाले समय में तुम्हें आविष्कार पढ़ाए जाएंगे, तब आविष्कारों में एक आविष्कार ये भी होगा। महिलाओं के मूल रूप से इतने दिन 2 आविष्कार हुआ करते थे, अब 3 हो गए हैं। महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ? महिलाओं की वजह से हुआ था ना। रामायण और ये राजस्थान और हरियाणा का युद्ध इतिहास में पढ़ाया जाएगा। नोट, राजस्थान हरियाणा युद्ध में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, केवल और केवल धन हानि हुई। और युद्ध के तात्कालिक कारण, जैसे 1857 की क्रांति के तात्कालिक और राजनीतिक कारण होते हैं ना, वो तात्कालिक कारण तो महिला के 50 रुपए न देने के कारण, ऐसे कुछ तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। तो चलो बताओ महिलाओं, आप स्टार्ट हो जाओ, बोलो ए का अपोजिट कौन होगा? बी का, आवाज अच्छी है ना? सी का, डी का, ई का, एफ का, एस का, एच का, टी का, जी का, ए का, वी का। कोई बात नहीं, एक मौका और, एक मौका और, एक मौका और। अरे वो ई बाद में बोला ना आपने, एक, कोई बात नहीं। ए का अपोजिट, बी का, सी का, डी का, ई का, एच का, आई का, क्यू का, एम का, यू का। थैंक यू। चलो अब ये लिखा हुआ था क्या? ये लिख दिया था ना? ठीक है। अब सुनो, पहले सुनो, कोशिश करनी है बिना देखे लिखने की। जैसे मैंने इधर लिखा था ना, AZBY ऐसे, और जहां जरूरत पड़े वहां देख लेना ताकि कुछ तो याद हो। जहां जरूरत पड़े वहां देख लेना। और लिखना है ना, सबको है। कोई ऐसा सोचे कि मेरा लिखा हुआ है, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। क्लास तो 1:18 4-5 समाचार।
अरे लिख दिया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब सुनो, हम अल्फाबेट कहां से शुरू करते हैं और किसकी तरफ चलते हैं? जेड की तरफ। हम शुरू कहां से करते हैं और किसकी तरफ चलते हैं? हम बायां से शुरू करके कहां की तरफ चलेंगे? दाएं की तरफ चलेंगे। शुरू हम लोग करेंगे बाएं से और चलेंगे कहां पर? अब सुनो, अगर एक ही पर्सन में लेफ्ट और राइट दोनों नाम आ जाए तो बीच में कौन सा साइन आएगा? या फिर राइट और लेफ्ट आ जाए तो भी कौन सा साइन आएगा? या फिर राइट और राइट साइन नाम आ जाए तो क्या रहेगा? और लेफ्ट आ जाए तो क्या याद रहेगा? लिखो टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 में लिखो पहला क्वेश्चन। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 18वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 18वें अक्षर के राइट साइड 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 18वें अक्षर के राइट साइड 5वां अक्षर कौन सा होगा? दूसरा लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 22वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 22वें अक्षर के राइट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 22वें अक्षर के राइट साइड 10वां अक्षर क्या हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 22वें अक्षर के राइट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा? लिख दिया क्या? नेक्स्ट लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 21वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 21वें अक्षर के लेफ्ट साइड
10वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट साइड से 21वें अक्षर के लेफ्ट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा? और एक क्वेश्चन और लिख दो। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 10वें अक्षर के लेफ्ट साइड 11वां अक्षर कौन सा होगा? कितने क्वेश्चन हो गए? अगला लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट साइड 6वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट साइड 6वां अक्षर कौन सा होगा? लिख दिया? और एक क्वेश्चन और लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दायां से बायां लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दायां से बायां लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दायां से बायां लिखा जाए, दायां से बायां लिखा जाए तो राइट साइड से 19वें अक्षर के राइट साइड 4था अक्षर कौन सा होगा? तो राइट साइड से 19वें अक्षर के राइट साइड 4था अक्षर कौन सा होगा? अरे ये लिखा हुआ राइट साइड से 19वें अक्षर के राइट साइड 4था अक्षर, 4था मतलब 4वां। लिख दिया? आ जाओ पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपसे भी करवाऊंगा। बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट दोनों आ जाए तो जोड़ना कि घटाना, अगर दोनों अलग अलग आए तो जुड़ेंगे कि घटेंगे? हैं? दोनों अलग अलग आएंगे तो जुड़ेंगे कि घटेंगे? और एक जैसे आ जाए तो? कोई दिक्कत किसी को? अरे समझ में आ रही हो नहीं? तो बताओ यहां पर लेफ्ट साइड से कौन सा? लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जोड़ों की घटाऊं? 18 में कितना? 18 और 5 कितना? 23 नंबर का अक्षर उत्तर होगा। अब सुनो सुनो सुनो, उत्तर कितना नंबर का अक्षर होगा? 23 नंबर। अब बात यह है कि 23 नंबर लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा। तो आपका क्वेश्चन शुरू हुआ
होते ही कहां से स्टार्ट हुआ? अच्छा एक चीज और बताओ, आप में से जो इतने लोग हैं ना, आप में से ऐसे कौन कौन है जो लेफ्ट हैंड से पढ़ते हैं और राइट हैंड वाले? धन्यवाद। आपने मेरा क्वेश्चन सुना? मैंने बोला पढ़ते हैं, लिखने का नहीं बोला है। राइट हैंड से पढ़ने वाले ऐसे पढ़ेंगे, रे पू ये द उ, जैसे ला कैक से ये है, ऐसे पढ़ोगे? अरे पढ़ना और लिखना अलग अलग है। पढ़ना और लिखना दोनों में उतना ही फर्क है जितना खाना और पीना। जैसे पानी खाते हो, रोटी पीते हो, ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान। मैं कुछ भी पूछ रहा हूं, आप उस बात को पूरा ध्यान से सुना करो। हाँ जी? अरे भाई, सीरियस बैठना और ध्यान से सुनने में बहुत फर्क है। ये 23 नंबर का अक्षर हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन प्रश्न शुरू होते ही पढ़ते ही आपको बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से। तो प्रश्न की शुरुआत कौन सी साइड से हुई? तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड का मतलब ए वाली तरफ। ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड का मतलब कौन सी तरफ? लेफ्ट साइड का मतलब ए वाली तरफ, और ए वाली तरफ से 23 नंबर का जो अक्षर आता है वो दूध वाला का डब्लू आता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? दूसरे में बोलो, यहां पर राइट साइड से कौन सा अक्षर है और उसके राइट कौन सा? पहले तो ये बताओ, जुड़ेगा कि घटेगा? 22 में से कितना बचेगा? 12 नंबर का हमारा आंसर होगा। बताओ 12 नंबर पर आता कौन है? 12 नंबर कौन आएगा? एल आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन शुरू किधर से हुआ है? राइट से शुरू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जो राइट साइड होती है ना, उस राइट साइड को हम बोलते हैं जेड वाली तरफ। कौन सी तरफ है? तो जो जेड वाली तरफ होती है ना, जेड वाली तरफ से आपको बताना है कितने नंबर? 12। ए भाई क्या वैसे ले रहा है रे? जेड वाली तरफ से। तो सुनो, अगर तुम्हें उल्टा 12 नंबर याद है तब तो उल्टा 12 बता दो, या रियल में 12 नंबर पर कौन है? रियल में 12 नंबर पर कौन आता है? रियल में 12 नंबर पर कौन आता है? एल। पर ये एल कौन सी साइड से आता है? ए वाली तरफ से। ए वाली तरफ से। कौन सी तरफ से? पर हमें किधर से पूछा? जेड वाली तरफ से। तो एल का अपोजिट कौन होगा? कौन होगा? ओ, है ना? यही होगा। ठीक है, आपको नंबर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप उसका अपोजिट भी बता सकते हो। बताओ लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर और लेफ्ट साइड कौन सा? 10वां। प्लस करें कि माइनस? चलो 21 में से 10 गए तो कितने बचे? 11 नंबर का उत्तर चाहिए, पर किधर से चाहिए? क्या भाषा ले रही है? ऐसे 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 बैठी बैठी ऐसे कर रही है। थोड़ी देर में सो जाएगी भी। अभी तो 2 घंटे की क्लास है, एक दिन ऐसा भी आएगा 5 घंटे की क्लास रहेगी बिना ब्रेक के। हाँ, और एक चीज सुनो रे, कभी क्लास लंबी भी लगे ना तो ब्रेक के बारे में सोचना ही नहीं है। ब्रेक 4 घंटे से बड़ी क्लास होगी तो हम सोचेंगे कि आपको ब्रेक दिया जाए कि नहीं दिया जाए। 4 घंटे तक की क्लास में कोई ब्रेक नहीं है, यह ध्यान रखना, ठीक है ना? क्या हुआ? 4 घंटे से कम की क्लास में कोई ब्रेक नहीं है। 4 घंटे के बाद में उस पर विचार किया जाएगा, और विचार में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। बताओ ये 11 नंबर का अक्षर किधर से चाहिए? अरे बोलो ना। लेफ्ट में कौन आता है? ए वाली तरफ से ना। कितना नंबर चाहिए? ए वाली तरफ से 11 नंबर चाहिए। बोलो 11 नंबर पर कौन आएगा? के। बोलो बात समझ में आई क्या? यस और नो? ये घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। कौन सी बोली?
अरे जुड़ेगा कि घटेगा? पक्का? तो 10 + 11 कितना? कितना? ठीक है। 21 नंबर का अक्षर किधर से होगा? आपको याद रखना है कि रियल में 21 नंबर पर जो है ना, रियल में 21 नंबर पर कौन होता है? यू। और आपको पता है कि यू का अपोजिट कौन होता है? एफ। यू का अपोजिट एफ किससे याद रखोगे? किससे याद रखोगे? फूफा से याद रखोगे। फूफा अपने आप में सबसे अलग इंसान होता है, ध्यान रखना। शादियों में पक्ष, वधु पक्ष और वर पक्ष के साथ साथ में आजकल आने वाले टाइम में विपक्ष या फूफा पक्ष भी आएगा, जिसमें नाराज होने वाले सभी लोगों के नाम लिखे जाएंगे। सही बात है ना? बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला को कौन से क्रम में लिखना है? विपरीत क्रम में लिखने का मतलब शुरू कहां से होगी? कहां से होगी? जेड से। और कहां तक चलेगी? ये विपरीत क्रम हो गया, ठीक है ना? अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, शुरू कहां से किया? अरे कहां से किया? और एंड कहां पर किया? कोई दिक्कत है? जी धन्यवाद। और लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर है? और राइट साइड है? बोलो 5 और 6 जुड़ेगा कि घटेगा? 5 और 6 कितना? ये 11 लेफ्ट से कि राइट से है? लेफ्ट से। लेफ्ट से। लेफ्ट से। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, लेफ्ट से। अरे मैं भी ये कह रहा हूं, लेफ्ट से। लेफ्ट से 11 नंबर पर, लेफ्ट साइड से 11 नंबर पर कौन आता है? लेफ्ट साइड से 11 नंबर पर कौन आता है? के। पर एक समस्या है, लेफ्ट में अब ए नहीं है, लेफ्ट में कौन है? जेड है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट में 11 नंबर पर के आता है, पर लेफ्ट में कौन है? इसलिए अपन को याद रखना है कि के का अपोजिट कौन? पी। अब जेड वाली तरफ से ध्यान रखना, लेफ्ट साइड की तुम बात कर रहे हो, लेफ्ट साइड का मतलब होता है कौन सी तरफ है? जेड वाली तरफ होता है। और जेड वाली तरफ से, जेड वाली तरफ से आपको बताना है 11 नंबर का अक्षर, और वो 11 नंबर का अक्षर जेड वाली तरफ से कौन होगा? पी होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा? अरे इसमें दाया से, जबकि होती कैसे है? आपको कोई बोले अंग्रेजी वर्णमाला एक साथ शुरू करेंगे, शुरू कर, तो कहां से शुरू करोगे? कहां से? ए से शुरू करोगे। सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? ए आएगा। तो ए को आपको राइट साइड लिखना है, ये दायां बोल रहे हैं ना, तो ए को दाईं ओर लिखना है। और दाएं से किधर चलोगे? ए के बाद में, बी के बाद में, सी के बाद में, और चलते चलते एक्स और वाई और जेड। ये होती है दायां से बायां लिखना। अब मुझे एक बात बताओ कि राइट साइड से कौन सा नंबर है? राइट साइड से कौन सा? और उसके राइट साइड कौन सा? प्लस की माइनस? 19 में से 4 गए तो ये 15 राइट से या लेफ्ट से? ये 15 राइट या लेफ्ट? शुरुआत किससे? तो 15 नंबर भी किससे? राइट से 15वां अक्षर। और याद रखना, राइट से 15वां अक्षर का मतलब है ए वाली तरफ से 15 अक्षर। कौन सी तरफ से? ए वाली तरफ से 15 नंबर अक्षर पर कौन आता है? ये पूरी लाइन ही लिखना, वरना कल खुद ही पूछोगे जीरो कहां से आया था। ये ध्यान रखना। चलो छापो।
अरे लिख दिया क्या? ठीक है। बोलो। अरे भाई मैं हाँ क्या हुआ तो दोबारा बताना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ से बताऊं? मैं समझा ही नहीं आप लोग क्या पूछ रहे हो। आ गया समझ? तो नाम लेते ही आ गया, तो अच्छा। अरे लिख दिया क्या? अरे सुनो, ये लिख दिया क्या? अब इसमें नए समझ में आने वाला कोई सीन है क्या? सब क्लियर है? ठीक है, लिखो। लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के लिखो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बताइए, लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर के, तो बताइए लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर के राइट साइड चौथा अक्षर कौन सा है? लेफ्ट साइड से पांचवें अक्षर के राइट साइड चौथा अक्षर कौन सा है? अगला लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या बेच रहा है? वो अपने काम के ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? कौन सा बोला और क्या बोला? अच्छा, आवाज इधर से आ रही क्या? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। क्या लिखा तुमने? अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए।
तो राइट साइड से 10वें अक्षर के राइट साइड 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट साइड से 10वें अक्षर के राइट साइड 5वां अक्षर कौन सा होगा? और एक क्वेश्चन और लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला के रुको अंग्रेजी वर्णमाला के नहीं रे, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के, लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट साइड 7वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट साइड 7वें अक्षर के राइट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट साइड 7वें अक्षर के 10वां अक्षर कौन सा होगा? कितने प्रश्न हो गए? करे सॉल्यूशन। और वैसे पहले कितने लिखे थे अपन ने? 6 लिखे थे ना? ठीक है, सुनो, इसने बोला कि कौन सा अर्धांश है? प्रथम अर्धांश। उसको कैसा लिखना है? उल्टा या विपरीत? उल्टा और विपरीत में क्या फर्क है? अरे उल्टा और विपरीत में क्या फर्क है? चलो सुनो, कौन से अर्धांश को विपरीत लिखना है? प्रथम अर्धांश कहां से शुरू होता है, कहां तक चलता है? तो सुनो, A B C D E F G H I J K L M, ये लो, हो गया उल्टा। और बचा हुआ कहां से कहां तक? N से लेकर Z तक। ये ध्यान रखना, अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख रहे हो तो ये 99% चांस है कि आपका आंसर प्रथम अर्धांश में ही होगा, और दूसरे को उल्टा लिख रहे हो तो दूसरे में होगा। अभी तक तो ऐसा प्रश्न आया नहीं है कभी कि पहले को उल्टा लिखा और उत्तर दूसरे में मिले, और पहले दूसरे को उल्टा लिखे और पहले में उत्तर मिले, ऐसा कभी नहीं आया। बताओ लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर और उसके राइट साइड कौन सा? लेफ्ट साइड से 5वें के राइट साइड चौथा। बोलो 5 और 4 जुड़ेगा कि घटेगा? बोलो 5 और 4 कितना? ये 9 नंबर लेफ्ट से हैं कि राइट से हैं? तो 9 नंबर काउंट करो, क्या आएगा? कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन आएगा? ई आएगा। कोई दिक्कत है? इसमें कौन सा उल्टा करना है? अरे बोलो ना। दूसरा। तो पहला तो सही सही रहेगा ना, तो ए से लेकर के एम तक तो सही सही रहेगा। उल्टा कहां से होगा? एन से। N O P Q R S T U V W X Y और Z। बोलो जोड़ना कि घटाना? 10 में से कितना घटाऊं? कितना बचेगा? वो 5 कौन सी साइड से? सबसे पहले कौन? 1 2 3 4 5। बोलो क्या उत्तर आएगा? राइट साइड से कौन सा आ गया? अब आएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर, राइट साइड कौन सा, और उसके राइट साइड कौन सा? कितने अक्षर आगे टोटल? अब आप ये सोचोगे कि लेफ्ट और राइट पढ़ा, राइट और लेफ्ट पढ़ा, लेफ्ट राइट राइट तो पढ़ा ही नहीं, यही है ना? ठीक है, अब सुनो क्या हुआ। आपको क्या करना होगा इस प्रश्न में, जब भी आपको ऐसा लगे कि यहां संख्याएं ज्यादा हैं
तो आप केवल 2 संख्याओं पर फोकस करें। समझ गए? समझ गए? सबसे पहले कितने पे फोकस? ए भाई नरेंद्र, नींद आ रही है? सो जा ना भाई। नरेंद्र को जानते हो? जब ये लक्ष्य ज्वाइन किया था इसने आज के 2 साल पहले, जब इसका वजन था 84 किलोग्राम। ये जिम वाले भैया के पास गया, उनसे पूछा तो उन्हें अलग अलग डिस्काउंट बताया। 1 महीने के 2000 रुपए, 2 महीने लोगे तो हम 2000 नहीं 1800 रुपए के हिसाब से 2 महीने 3600 रुपए में कर देंगे। इसने पूछते पूछते भाई प्लान पे पहुंच गया 2000 वाले पे। तो जब 2 साल वाले पे 2 साल का प्लान लिया तो महीने के 400-500 रुपए पड़े। इतने पड़े थे, 500 रुपए थे महीने के। तो ये उसमें चला गया। अब उसने जाते ही बोला कि मेरे को वजन कम करना है। ये इसके जो 2 साल में 24 महीने होते हैं, लगभग 22 महीने हो चुके हैं। 84 से वजन 42 इतना आ चुका है। अभी भी 2 महीने बचे हैं। बोले भले ही वजन माइनस में चला जाए मुझे कोई फर्क नहीं है, पूरे 24 महीने जाऊंगा तो जाऊंगा। ये डेडिकेशन आप में भी होना चाहिए। समझ गए? और मैंने आपको क्या बताया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला आज तक। तो सुनो। हाँ जी नरेंद्र, जिम कौन सा है? अच्छा इधर ही आगे? नहीं नहीं, इस गली में एक आगे। कौन सा? नेशनल मिष्ठान भंडार के इधर वाला। हाँ जी, गायब नहीं करता, आधा करता है। आपको भी वजन कम करना है? हाँ तो फिर ठीक। नहीं सही में, अब ये भाई अगर तो गलती से 3 साल का ऑफर नहीं पूछा। देखो सुनो 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 सुनो, पहले ध्यान दो, लेफ्ट और राइट पर बोलो कितना जोड़ना है कि घटाना? जोड़ना है घटाना? जोड़ेंगे तो कितना? 5 और 7 बराबर कितना? ये 12 लेफ्ट से है कि राइट से है? एक नया क्वेश्चन बन गया है अपना कि लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर के राइट साइड 10वां अक्षर, इन दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया तो हमें पता लग गया कि लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर है? कितना? जोड़ना हो या घटाना हो, जो भी हो, आप इनसे कर सकते हो लेफ्ट साइड से 12 नंबर का अक्षर। जब ये इसको पूरी कैलकुलेशन कर ली, पता लगा कि लेफ्ट साइड से 12 नंबर का अक्षर आ गया, तो अब बचा हुआ कौन है? राइट का 10। अब मुझे बताओ कि इनका सॉल्यूशन कैसे करोगे? जोड़ोगे कि घटाओगे? जोड़ोगे तो 12 और 10 कितने? लेफ्ट साइड से 12 प्लस 10 बराबर कितना? 12 प्लस 10 बराबर कितना? 22। और ये बताओ कि लेफ्ट साइड से 22 नंबर पर कौन आता है? कौन आता है? बोलो बात समझ में आ गई क्या? छापो। आपकी आगे क्लास और है क्या? चलो आप आराम से लिख लीजिए। है जी? हाँ, अगर ये लिख लिया हो तो फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं। किराए के घर में चले जाओ, पर वहीं जाना जहां तुमने किराया दिया है।